बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुलुए सहर टीवी चैनल के स्टूडियो से द यंग जनरेशन टॉक शो लेकर एहसन रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हस्बे वादा हम इकबाल के एक और शाहीन को लेकर आज इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। नाज़रीन, हमारे आज के इस टॉक शो के मेहमान हैं ताहा खान। तो आइए अपने इस नौजवान मेहमान से इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ताहा खान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? अच्छा ताहा, आज इस प्रोग्राम में बैठकर कैसा महसूस कर? सर आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, बहुत अच्छा फील हो रहा है आपके साथ बैठकर। और आज की नशिस्त में मुझे उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा जब हम डिस्कशन करेंगे ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। I present my lovesome thanks to you and to your team. I congratulate you for this channel and I wish you luck. ओके, चलें सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल जो अमूमन तौर पर हम तमाम नौजवानों से पूछते हैं कि आप हमारे नाजरीन को बताइए कि आपका अभी तक का जो तलीमी करियर है वो कैसा रहा। स्कूलिंग क्या थी, कॉलेज क्या, यूनिवर्सिटी क्या पढ़ा, आप कहाँ तक आपने तलीम हासिल किया? जी सर, मैंने मैट्रिक 2010 में की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल किला लक्ष्मण सिंह स्कूल में, जिस स्कूल में मैंने पढ़ाना भी शुरू किया बाद में, और स्टिल आई एम टीचिंग इन दैट स्कूल। आफ्टर दैट, आफ्टर माई मैट्रिकुलेशन आई वेंट टू गवर्नमेंट सिविल लाइंस कॉलेज। जी सर, वहाँ से मैंने FSc प्री इंजीनियरिंग की। देन माई इंटरेस्ट शिफ्टेड टू इंग्लिश लैंग्वेज because when I was in matric, I was the student of access to English language program, and that was the 2 years diploma in English language by CARE Foundation. Right after my FSc, I was given a chance to conduct a teacher training session in a government school where I was supposed to teach 50 teachers. After that specific experience in my life, I found out that my interest is in English. मतलब बड़ा मज़ा आया पढ़ाने का। और उसके बाद मैंने आपके साथ भी एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया, और देन आई डिसाइडेड कि मुझे इंग्लिश पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। और 2012 से जो मेरा पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ, अकेडमीज़ में डील किया, स्कूल्स में डील किया, देन आई बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और बड़ा मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाने में, बिकॉज आई थिंक दैट दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू वेल। तो इसलिए मैंने, हालांकि मैं जब इंटरमीडिएट में था, इंटरमीडिएट के बाद आपको पता है कि FSc वाले स्टूडेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि उसने या मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। फिर सोसाइटी का बड़ा प्रेशर होता है कि देखें जी, आप कि मैट्रिक साइंस में करने का क्या फ़ायदा, या आपने जो FSc की उसका क्या फ़ायदा जब आपने आर्ट्स में ही आना था। लेकिन देखें, मैं समझता हूँ कि आप ज़िंदगी के किसी भी लेवल पर ख़ुद को एक्सप्लोर करके अपने इंटरेस्ट, अपने टेस्ट को, ज़ौक़ और शौक़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी कोई एज नहीं होती। मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ा कि आप क्यों, मतलब मैं उस टाइम IT की फील्ड में था, आई वॉज इन सेकेंड सेमेस्टर, और वो छोड़कर मैं सिंपल BA की तरफ आया। और अब आपको पता है कि सिंपल BA हमारी सोसाइटी में कहते हैं कि उसकी कोई वर्थ नहीं है सिंपल BA, और लोग कहते हैं ये नालायक लोग जो हैं ये BA करते हैं। जी हैं, ऐसे ही ना। लेकिन मुझे ये पता था कि इस BA के बाद मैंने क्या करना है। मैंने BA के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, और मेरी स्पेशलाइजेशन भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में है। और ये BA में ही मैं डिसाइड कर चुका था कि मैंने आगे इंग्लिश की फ़ील्ड को परसू करना है। यानी मैं इंटरमीडिएट से पढ़ा रहा हूँ। मैंने फ़ील किया कि यार मुझे बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, और अच्छा पढ़ाने के लिए मुझे ख़ुद बहुत अच्छा पढ़ना था। इसीलिए मैं इंग्लिश की फ़ील्ड में गया, और 2 इयर्स जो है मैंने मास्टर्स किया UET लाहौर से। फिर मैंने MPhil कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर, वहाँ भी मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी और मेरा इंटरेस्ट था वो लिंग्विस्टिक्स में था। सो दिस इज़ इट।
बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी राय में एक आइडियल स्टूडेंट जो होता है वो कौन होता है, उसमें क्या ऐसा ख़ास है कि हम उसे आइडियल स्टूडेंट कहते हैं? अच्छा सर, जब मैं मैट्रिक में था या इंटर में था तब हम इस के बारे में पढ़ते होते थे कि आइडियल स्टूडेंट में ये करैक्टरिस्टिक्स होते हैं या होने चाहिए। लेकिन इतना अरसा अब गुजारने के बाद और अपनी ऑब्ज़र्वेशन के बाद मेरी राय जो है ना बहुत मुख्तलिफ हो गई है इस बारे में। एंड मैनी ऑफ द टीचर्स, सीनियर टीचर्स की मैं बात करूँगा, may contradict with my notions and beliefs, but what I believe वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि there is no such thing as ideal student। और अभी रिसेंटली आप अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है आइडियल स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा इन है। मतलब अब इस चीज़ की तरफ कोई बॉदर नहीं करता, और मेरे मुताबिक ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए कि एक क्लासरूम में हम एक डिवाइड क्रिएट कर दें। मतलब आप सोचें ज़रा, इमेजिन करें कि अगर इसको हम टीचर की साइड से देखें और टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि यार आइडियल स्टूडेंट कौन होता है, उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब एक क्लास टीचर अपने प्री सेट बिलीव्स लेकर आ रहा है आइडियल स्टूडेंट के बारे में कि आइडियल स्टूडेंट में ये करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये अगर किसी बच्चे में हैं, यानी वो बच्चा इन पैरामीटर्स को फुलफ़िल करता है, इस क्राइटेरिया को मीट करता है, तो वो आइडियल स्टूडेंट है। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? आर दे नॉट द स्टूडेंट्स? दे आर द स्टूडेंट्स, दे आर द लर्नर्स। तो मुझे लगता है कि ये जो आइडियल स्टूडेंट और आइडियलिज़म को आइडियलिज़म फॉर अ रीज़न कहा जाता है कि ये चीज़ रियलिज़म से बड़ी दूर है। मतलब आपका माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आई एम योर स्टूडेंट, और आप यू हैव बिन टीचिंग मोर देन 26 ईयर्स। क्या आपने सर अपने टीचिंग करियर में कोई आइडियल स्टूडेंट देखा है, या जिस तरह का किताबों में क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? मेरा आपसे सवाल है कि आपने कभी देखा है इस तरह का कोई आइडियल स्टूडेंट के जो फुली उस क्राइटेरिया को मीट करता हो? हाँ, उसमें ये है कि देखें, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम नाउ। जब हमारा ज़माना था तो हालात बड़े मुख्तलिफ थे। बच्चों का करैक्टर, उनकी सोच, उनके पैरामीटर्स, उनका पढ़ने का तरीका, ठीक है, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका, तो हेल ऑफ डिफरेंस है। अब हेल ऑफ डिफरेंस है ना, तो इट कैन बी, theories कैन बी चेंज, नोशंस कैन बी चेंज। तो अगर कुछ लोग ये कहें कि आइडियल स्टूडेंट्स नहीं होते या नहीं होने चाहिए, इट्स ओके, डजंट मैटर, बिकॉज एवरीबडी हैज़ द राइट टू हैव फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड ओपिनियन। तो मेरा ख्याल है कि हमें हर एक की राय का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। मैं असल में जिस पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूँ कि आइडियलिज़म एक बेसिकली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि देखें, आप देखें कितना डेंजरस लेवल पे जाके एक डैमेजिंग ये चीज़ हो सकती है बच्चे के लिए कि जब एक टीचर, सर वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, अब जब हम एक ऑलरेडी प्री सेट क्राइटेरिया लेकर आ रहे हैं कि यार ये आइडियल स्टूडेंट होता है, उसके अलावा जो भी है वो आइडियल स्टूडेंट नहीं होता, तो ये साइकोलॉजिकल बात है कि हम उस बच्चे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जबकि हर बच्चे की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अलग होती हैं, सब बच्चे के अलग अलग टैलेंट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं कहता हूँ कि ये अनड्यू प्रेशर है बच्चे के ऊपर कि उसने इस क्राइटेरिया को मीट करना है। अगर चलें जनरली हम कहते भी हैं, मुझसे आप अगर पूछें कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आइडियल स्टूडेंट को एक अच्छा लर्नर होना चाहिए, नॉट ओनली इन द क्लासरूम बट आउटसाइड द क्लासरूम ऑल्सो। दिस इज़ व्हाट द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज। यस, मतलब ये एक होना चाहिए कि आइडियल स्टूडेंट में कि उसको लर्निंग का बड़ा पैशन हो,
अच्छा लर्नर हो, वो सीखने का उसमें शौक हो, क्लास में भी और क्लास के बाहर भी, ताकि उसके ऊपर जो अदर प्रेशर्स हैं वो उसकी लर्निंग को मुतासिर ना कर सकें कि ये बेंचमार्क्स हैं जी, आप मीट करेंगे तो आप आइडियल स्टूडेंट हैं। मतलब ये टर्म जो है ना मुझे मतलब यस। अच्छा चलिए आगे चलते हैं. इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ताहखान, वुड यू प्लीज लेट मी नो दैट व्हाट व्हाई इज इट इज सेड द इंग्लिश लैंग्वेज सो मच इम्पोर्टेंट in this modern era? What is the real cause and reason behind it? सर इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हिस्ट्री को, रूट्स को अंडरस्टैंड किया जाए तो नो डाउट कोई ना कोई वजह तो है ना कि इंग्लिश इज़ सो मच वाइड स्प्रेड लैंग्वेज। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री अगर देखी जाए, इसको अंडरस्टैंड किया जाए, तो हमें पता लगता है कि जिस तरह अंग्रेज़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके उन्होंने कॉलोनाइज़ किया उन इलाक़ों को और वहाँ पर अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया, तो उन इलाक़ों से अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन उनकी लैंग्वेजेस स्टिल वहाँ पर बहुत इम्पैक्ट रखती हैं। और अगर उस पैरामीटर और उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मैं क्या, और करंट सिनेरियोज़ में भी देखा जाए, हिस्ट्री में भी इंग्लिश बहुत अहम रही है, बहुत अहम किरदार अदा करती रही है। स्टिल इट इज़ प्लेइंग इट्स रोल। इंग्लिश इज़ नो डाउट वेरी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, as our first prime minister said that English is our window to the outside world. If we stop learning English, we shut the window. मतलब बाहर की दुनिया से जो हमारे कनेक्शंस हैं, अब आपको पता, now the frontiers have been broken down. Now it's a global world, it's a global village. We have to connect with people in other parts of the world. तो उसके लिए कॉमन मीडियम की ज़रूरत है और वो इंग्लिश है। और इंग्लिश के बारे में काफ़ी कुछ मैं मतलब कह सकता हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी एक डोमेन है। लाइक कहते हैं कि अ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश कैन विजिट द होल वर्ल्ड विदाउट लिविंग हिज होम बाय रीडिंग इट्स लिटरेचर। मतलब वो घर बैठकर अगर उसकी इंग्लिश पर कमांड है, वो इंग्लिश का लिटरेचर पढ़े और इंग्लिश कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकता है वो, ठीक है। सिमिलरली इट इज सेड दैट अ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश विल फाइंड एनीवन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू टॉक टू। मतलब उसे दुनिया के किसी भी कोने में बात करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं एक फ़नी फेबल शेयर करना चाहता हूँ। लेट मी शेयर इट विद द पब्लिक। कहते हैं once a mouse and a mother mouse were being chased by a horrible cat और it was a polished floor। बड़ा वो एक मतलब एक बड़ी खौफनाक सी बिल्ली थी और ये कहानी है, ठीक है। Once a mouse and mother mouse were being chased by a horrible cat and it was a polished floor and suddenly the mother mouse stopped and heaving a sigh of relief and after gathering some courage in her loudest voice the mother mouse cried in the voice of a dog and the cat ran away. After that moment the mother mouse said to the child mouse that now you see what is the importance of second language. that सेकेंड लैंग्वेज कोई भी हो, इट कैन बी लाइफ सेविंग। आपका एक लिहाज से इस फेबल से ये भी है कि सेकंड लैंग्वेज अगर आपको आती है तो बड़ा अच्छे अंदाज में आप लोगों को प्रेशराइज कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू वांट टू से समथिंग? आई हैव अदर साइड टू इस क्वेश्चन को मैं चाहता था कि मैं 2 वेज में डिस्कस करूं कि देखिए नो डाउट इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी सर अदर साइड भी है। मतलब इसको स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने देखा है कि इंग्लिश को लोग जो हैं अपनी सेल्फ एस्टीम से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का पर्पज़ होता है कि आपने अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना है।
टू द पब्लिक, और जितनी अच्छी आपकी उस लैंग्वेज पर कमांड होगी आप उतना अच्छा, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, मतलब आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है, उसकी तरह ही इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश बल्कि एक साइड लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका साइकोलॉजिकल और स्टेटस के पर्सपेक्टिव से ये है कि देखें, आपने भी देखा होगा सर कि कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जहाँ पर बच्चा एंग्जाइटी अटैक, पैनिक कर जाता है, जहाँ उसको ऐसी सिचुएशन में जाना पड़े। मैं यहाँ पे इंस्टेंस कोट करूँगा कि फ़र्ज़ करें हमारे में से कोई ऐसा इंसान जिसको उर्दू आती है, इंग्लिश नहीं आती, और वो घर से निकलता है, वो किसी अच्छे मॉल में जाता है, और अच्छे मॉल में उस एनवायरनमेंट में जाता है कि जहाँ पर इंग्लिश बोली जा रही है, उसे सबसे पहले शॉक लगेगा। मतलब जिस पर्पज़ के लिए वो गया था, वो कम्युनिकेशन वो उर्दू में भी हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन इंग्लिश वाली जो सेटिंग्स होती हैं, हाँ, मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा कि देखें, वो सेटिंग्स जहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, यानी इंटरनेशनल फर्म्स में अगर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपको डील करना पड़ता है क्लाइंट्स के साथ इंटरनेशनली, और कुछ ऑफिसेज़ की सेटिंग्स ऐसी हैं, मतलब फॉर प्रोफेशनल रीजंस सीखें, उन रीजंस के लिए सीखें कि जहाँ पर आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा सर पे सवार ना करें कि इसका एक बर्डन ना लें कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो, मतलब क्वेश्चन है कि शुड not knowing English be the subject of embarrassment? It should not be a source of embarrassment. हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान कौमी जो है उसको भी अहमियत दें, अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसको भी अहमियत दें। तो आपके जो इस सवाल का जवाब है उसका जो लुबे लुबाब वो ये है कि हमें प्रोफेशनली इसे लेना चाहिए, और इसे अपने स्टेटस पर, अपनी ज़ात पर, ज़हन पर हमें इसे बिल्कुल भी सवार नहीं करना चाहिए। जी ताहा, ये बताइए कि आपकी नज़र में एक जो कामयाब शख्सियत है उसकी कुछ 4 खसूसियात में बताएं। वैसे तो बहुत सी होती हैं, हर इंसान की डिफरेंट ही होती हैं, लेकिन आपकी नज़र में एक कामयाब शख्सियत जो है उसके अंदर कौन सी 4 खूबियों का होना ज़रूरी है? Sir, first of all, I do not consider myself capable enough to comment on this question, but क्योंकि मैं खुद अभी एक लर्निंग फेज़ में हूँ, और मैं समझता हूँ कि आई कैनॉट स्पीक ऑन दिस टॉपिक कि क्या होना चाहिए। आई थिंक मैनी बुक्स हैव बीन रिटन ऑन द टॉपिक ऑफ सक्सेस, और सक्सेस जिस तरह कहते हैं कि ब्यूटी की हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ बी होल्डर, तो इसी तरह हर शख्स के नज़दीक कामयाबी डिफरेंट है। तो जिसकी जो डोमेन है उसमें वो कामयाब होना चाहता है, उसी के मुताबिक इसका आंसर है कि उस डोमेन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उस डोमेन में जब उसने प्ले करना है, उस फील्ड में जब उसने प्ले करना है, वहाँ उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी ओवरऑल मैं समझता हूँ सक्सेस को लेकर कि सेटिस्फाइड लाइफ इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन सक्सेसफुल लाइफ, क्योंकि हमारी जो सक्सेस है वो बाहर के लोगों से रिलेट करती है, यानी बाहर के लोगों ने मेजर करनी है हमारी सक्सेस, लेकिन जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो हमारे दिल ने, हमारी रूह ने मेजर करनी है। तो contentment and satisfaction is very much important. Thank you. Okay, another question is that's very much important, and it always keeps on pinching a person like me, that why is today youth not interested, especially the youth of Pakistan, it's not interested in reading books, and what do you think? What are the main causes of this tragic issue? Sir, I think रीडिंग बुक्स में जो अभी मैंने रीसेंट ट्रेंड देखा वो ये है कि आज अगर कोई पढ़ता भी है ना, तो वो किताबें पढ़ता है जो कि किसी सेलिब्रिटी ने या किसी बहुत ही कामयाब शख्स ने रिकमेंड की होती है, यानी टॉप 5 बुक्स जी ये पढ़ें आप। मतलब मिसाल के तौर पे बिल गेट्स ने कोई बुक सजेस्ट की है जी, ये आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब के थ्रू हमें पता लग जाता है कि जी बिल गेट्स आजकल ये किताब पढ़ रहे हैं।
अगर बिल गेट्स वो किताब पढ़ रहे हैं और वो सजेस्टेड में आ जाता है, रिकमेंडेड बुक्स में आ जाता है कि ये जी टॉप 5 बुक्स ये पढ़नी चाहिए यूथ को, तो उसमें नौजवानों को ये समझना चाहिए कि देखें बिल गेट्स है फॉर अ रीज़न, वो उस किताब की वजह से नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो एक अलहदा इंडिविजुअल है, आप एक अलहदा इंडिविजुअल हैं, आप अपना इंटरेस्ट देखकर कोई किताब पढ़ें। मिसाल के तौर पे कोई बंदा इकोनॉमिक्स का है और मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स में नहीं है, तो मुझे उसकी रिकमेंडेड किताबें या टॉप 5 रिकमेंडेड बुक्स जो हैं उसको नहीं पढ़ना चाहिए। मैं सबसे पहले तो अपना ज़ौक़ शौक़ इंटरेस्ट, हर एक की एक अपनी डेलिकेसी होती है, हर एक का एक अपना डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है। जिस तरह खाने में हमारे टेस्ट होते हैं, हमारी चॉइसेस होती हैं, इसी तरह किताबें जो हैं इट्स अ फूड टू द ब्रेन, मतलब इट्स द डाइट। तो डाइट में भी हमें ब्रेन की डाइट में भी ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हम अपनी फ़िज़िकल डाइट का ख्याल रखते हैं, ब्रेन की डाइट में भी हमें सिलेक्शन ऑफ बुक्स वो करनी चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक हो। हाँ, मैं ये बताइए आप कि अदब यानी लिटरेचर जो है इसका इंसानी ज़िंदगी में क्या किरदार? सर, लिटरेचर इज़ द मिरर। लिटरेचर इंट्रोड्यूसेस मैन टू द मैन, इट brings the real sense of the world. I think it allows us to penetrate in human history and human psychology. इससे हम understand करते हैं कि what we are, who we are, where we have come from and where we are heading towards. So this is the reflection of the society. And what is a society? We are the society. तो अगर हम खुद को जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि लिटरेचर पढ़ें, और लिटरेचर में वो पढ़ें जो उनके माइंड को ट्रिगर करे, जो उनके थॉट्स को चैलेंज करे। हो गया। अच्छा ताहा खान, आप हमारे इस तुलुए सहर चैनल के ज़रिए दुनिया भर के नाज़रीन को और नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप ज़रा कॉम्प्रिहेंसिवली इनको पैगाम दीजिए। हैव सेल्फ बिलीफ, खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है, और इसको हम अक्सर जो है ना अवॉइड कर देते हैं, दूसरों को प्लस कर देते हैं, ख़ुद को माइनस कर देते हैं, और ख़ुद को क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा, मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ठीक है, आप अपना मुहासबा करें, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ट्रीट योर सेल्फ द वे यू वांट टू ट्रीट योर बिलविड। हर इंसान का कोई ना कोई पसंदीदा शख्स होता है, कोई महबूब होता है, कोई उसके वालिदैन सबसे पहले उसके पसंदीदा होते हैं, और जो भी उसके बिलविड होता है वो चाहता है कि उसके साथ बेहतरीन सलूक हो, बेहतरीन रवैया हो। तो आपको वही रवैया अपने साथ भी रखना है, क्योंकि आपने ख़ुद को कैरी करना है, आपने ख़ुद का जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ करना है, और वो तब आप कर सकते हैं जब आपका ख़ुद पर बिलीफ हो। एंड I would also say to expect less from the people. मतलब ये जो ह्यूमन स्पीशी है इसके बारे में कोई प्रिज्यूम्ड आपका बिलीफ सिस्टम नहीं होना चाहिए कि हर इंसान ऐसा है, हर इंसान का ये मैं कहता हूँ कि इट्स नॉट 2 + 2 = 4। इन ह्यूमन स्पीशी पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। दे आर वियर्ड पीपल and they can surprise you at any stage, at any moment in life. So you should be ready. You ready for the surprise. ताहा खान, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। नाज़रीन, उम्मीद है आपने आज के इकबाल के इस शहीन की गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान एहसन नज़र को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इकबाल के एक नए शहीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।